बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीए इंटर जनवरी 25 के लिए जो एमटीपी 1 आई है उस एमटीपी 1 का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। पूरे एमटीपी को डिस्कस करेंगे और जितना कम समय हो सके उतने कम समय में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये एमटीपी को डेफिनेटली खुद से सॉल्व किया होगा और उसके बाद आप ये सेशन को देख रहे होंगे, या कम से कम एक बार तो भी आपने एमटीपी को पढ़ लेना चाहिए, तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से शायद चीजें समझ में आए। इसके अलावा मेरे जितने भी फ्री रिसोर्सेज है जिसके ऊपर मैंने रिवीजन वीडियोस, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, वन शॉट सेशन, राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी bit.ly/IG Sir Live इस लिंक के ऊपर। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज जैसे कि फास्ट ट्रैक बैच या रेगुलर बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो आप ultimateca.com को विजिट कीजिएगा और यहाँ पे आपको हमारे पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे। देखिए, मैं अगर फ्री रिसोर्सेज की बात करूँ तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है बेटा bit.ly/IG Sir Live, ठीक है ना, IG Sir Live ऐसा आपने डालना है, स्मॉल में टाइप कीजिएगा बेटा क्रोम के ऊपर, और इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे एंटर, आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, आपके सामने यहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स का पेज आ जाता है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे सीए फाउंडेशन लॉ, अगर सीए फाउंडेशन है तो सीए इंटर है तो सीए इंटर लॉ, सीए इंटर लॉ के अंदर यहाँ पे मैंने रिविजन से, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस है, आरटीपी के सेशन से, अभी मैं आपके एमटीपी करवा रहा हूँ, मैंने लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए कंडक्ट किया है, आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्या यस सर मिल जाएंगे, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, ये हमारी रिवीजन लिस्ट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आ जाएंगे सारे के सारे लोग एमटीपी के ऊपर, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एमटीपी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 आता है एमसीक्यू, 30 नंबर के आपको सीए इंटरमीडिएट के अंदर एमसीक्यू होते हैं लॉ में। और अगर मैं बात करूं आपके साथ किस चीज से रिलेटेड, अगर पार्ट बी के बारे में मैं बात करूं तो पार्ट बी के अंदर आपका आता है क्या सर, पार्ट बी के अंदर आपका आ जाता है यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, और फटाफट अब एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या अपने को यहाँ पे आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए लेट्स गो। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगर मैं फर्स्ट सवाल की बात करूं तो केस बेस्ड सिनेरियो है। प्रकाश लिमिटेड एंड वसुधा लिमिटेड वर इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 1999 बाय मिस्टर विक्की त्रिपाठी and his family members. Both the companies are engaged in the business of machineries used in the agricultural sector. Mr. Vicky Tripathi and his younger brother Vinay Tripathi actively participates in the daily operation of both the companies. Vasudha Private Limited is wholly owned by Tripathi family, while Tripathi family has majority of stake, that is 51% in Prakash Limited. Due to poor economic condition in agriculture sector and shifting of farmers' focus to more advanced farming techniques, the sales of Prakash Limited is dipping and the bottom line मतलब profit loss has been red, यानी कि loss हो रहा है couple of years से। The unabsorbed loss of the Prakash Limited in current financial year is 9.8 crore. Prakash Limited didn't pay any dividend during last 4 years. Prakash Limited has accumulated profit in form of free reserve is 180 crore, whereas paid up capital is 918 crore and loss is 9.8 crore. ये तो अपन ने ऊपर देख ही लिया, has not been deducted. Since the pressure from shareholders of the free float is mounting, management at Prakash Limited decided to pay dividend this year out of accumulated profits. ठीक है, दे सकते हैं। फाइनली डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 31 अगस्त को, आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फ्रॉम द डिविडेंड रिमेन अनपेड एज ऑन 30 सितंबर। अब 30 दिन के अंदर अनपेड होना चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ के चलते कुछ डिविडेंड अनपेड रह गया, तो ठीक है। अब इसके अंदर कंपनी की कोई गलती नहीं है क्योंकि ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है यहाँ पे, तो नाम प्रॉपर रजिस्टर्ड ओनर कौन है मैं समझ नहीं पा रहे होंगे हम लोग, इसलिए अपन ने डिविडेंड नहीं दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। एंड ऑन द स्टेटमेंट कंटेनिंग ओनली नेम्स, देखो स्टेटमेंट जिसके अंदर केवल और केवल नाम दिया गया है, बेनिफिशियरी वॉज होस्टेड ऑन 9 नवंबर। ये तो गलत है, नेम के साथ आपको लेटेस्ट एड्रेस भी देना पड़ता है क्या,
ये सर आपको एड्रेस भी बताना पड़ता है, तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा गलत किया। ओके चलो अब आगे देखेंगे। अब देखो वसुधा प्राइवेट लिमिटेड एज अ मिड साइज अनलिस्टेड एंटिटी, अब वसुधा के बारे में बात कर रहे हैं, विद अ फ्यू ब्रांचेस अब्रॉड एज इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और इसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की। ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इसका जो नेटवर्थ था ये 280 करोड़ था, टर्नओवर था बेटा 590 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट था 45.8 करोड़ का। प्रॉफिट्स बिलो अदर इंफॉर्मेशन इन इमीडिएटली पीएफआई, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करके रखा है, तो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के ये प्रॉफिट्स रहे बेटा, ठीक है। ओके अब देखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब इन्होंने इस हिसाब से प्रिसीडिंग ईयर के यहाँ पे प्रॉफिट्स दे के रखा है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, अब उसके बाद देखो, अच्छा ये जो प्रीसीडिंग ईयर के प्रॉफिट्स है 198 के हिसाब से, मतलब वो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल जो 198 के प्रोविजंस होते हैं कंपनीज एक्ट के, उसके हिसाब से प्रॉफिट दे के रखे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वसुधा लिमिटेड इज नॉट क्लियर कि क्या उनको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा, क्या बनाना ही पड़ेगा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है बेटा, तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो सवाल ही नहीं है। इन ऑर्डर टू अवॉइड एडवर्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेज वसुधा प्राइवेट लिमिटेड ने सीएसआर कमेटी बना दी ऑफ टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता तो उसे रखना पड़ता। अब अपने को एमसीक्यू देखना है। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनपेड डिविडेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रकाश लिमिटेड गिल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिकॉज सम ऑफ द डिविडेंड इज अनपेड इवन आफ्टर 30 डेज, नहीं, ऑपरेशन ऑफ लॉ है इसलिए चलता है। प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी बिकॉज लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ अनपेड डिविडेंड इज होस्टेड ऑन वेबसाइट आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अनपेड, नहीं ये भी नहीं। प्रकाश लिमिटेड इज गिल्टी बिकॉज लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी डज नॉट कंटेन लेटेस्ट नोन एड्रेस एंड द अमाउंट ऑफ अनपेड, ये मुझे लग रहा है फिर भी, और यहाँ पे नॉट गिल्टी बोला तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अगला, ड्यूरिंग द करंट ईयर इज वसुधा प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, यस ये तो करना ही है बेटा। क्यों करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 5 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट एक्सीड हो रहा है, ये तो अपने को समझ में आ गया था, ठीक है। चलिए अगला, what is the implication of fact that Prakash Limited has not paid dividend for the last 4 years while having free reserves, तो implication क्या है उसके अंदर, कोई कंपलसरी थोड़ी होता है बेटा प्रॉफिट देना, मतलब प्रॉफिट नहीं दिया तो भी चलता है, तो कंपनी ने वॉयलेशन किया नहीं किया, शेयर होल्डर्स कैन लीगली चैलेंज, ये भी नहीं कर सकते। देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू डिक्लेयर डिविडेंड्स इवन इफ कंपनी हैज फ्री रिजर्व, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर सी होगा बेटा। अगला, फोर्थ, कंसिडरिंग द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमेटी एंड द वन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वसुंधा लिमिटेड, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रुथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज इनवैलिड, इनवैलिड तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज इनवैलिड, अगेन मैं कहूंगा इनवैलिड तो नहीं है, मुझे तो वैलिड लगी क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है बेटा इसलिए वैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज वैलिड बिकॉज इट डिपेंड्स प्योरली ऑन डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज वैलिड बिकॉज कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ गए क्या, क्या सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, काफी इजी जल्दी से बोलेंगे बेटा, क्या एकदम इजी है ना, यस। क्या हम लोग आगे बढ़े, क्या नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चला जाए। देखो, मिनिमम अमाउंट टू बी स्पेंड बाय वसुधा प्राइवेट लिमिटेड ऑन सीएसआर इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो देखो ये वसुधा के बारे में ही है ना, हाँ ये वसुधा के बारे में, तो इसको कुछ ने टोटल करो, 41.6 करोड़ प्लस 42.9 करोड़ प्लस 28 का क्या करेंगे, 2% करेंगे, अरे नहीं पहले डिवाइड बाय 3 करना था, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, 42.9 प्लस 28 डिवाइड बाय 3, क्योंकि एवरेज 2% लेते हैं ना, 0.75 आया, 0.75 करोड़, 0.75 करोड़ मतलब 75 लाख रुपए आ रहे होंगे, तो देखो कहीं 75 लाख दिख रहा है, सी वाले पॉइंट में 75 लाख होगा, इजी। यस सर, काफी इजी था ये केस बेस्ड सिनेरियो, ऐसा बहुत भारी वाला नहीं था, मतलब ऐसा बहुत ही अलग कुछ तो भी पूछ लिया, वैसा वाला सिनेरियो नहीं था। ओके लेट्स गो नेक्स्ट, केस सिनेरियो 2 के ऊपर चलते हैं। राहुल एंड मीनाक्षी, टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडेड एड्यूकॉम इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके,
Innovators LLP. Under the LLP Partnership Act with focus of providing digital education, Rahul brought a technical expertise while Meenakshi managed the operations, business operation. According to LLP agreement, both contributed equally and shared profits equally. After 2 years of growth, they decided to admit Anshul as an industry expert as a partner to expand their reach. Anshul agreed to contribute additional capital and bring in industry contacts. However, shortly after joining, Anshul discovered that certain key compliances filings in Form 11, that is annual return, and Form 8, that is statement of accounts and solvency, were pending. Concerned, Anshul wanted to understand his liability and instead of LLP immediately address the compliances issue. तो अंशुल की तो कोई लाइबिलिटी नहीं होंगी बेटा यहाँ पे। क्यों नहीं होंगी? वो इसलिए नहीं होंगी क्योंकि वो पास्ट एक्टिविटीज ऑफ एलएलपी के लिए क्या लायबल रहने वाले हैं क्या? नहीं। जब वो पार्टनर ही नहीं थे तो उस समय की अगर कोई लाइबिलिटीज आ रही है तो उसके लिए अंशुल जिम्मेवार नहीं होता है। ओके, इसके ऊपर सवाल आएंगे। मीनवाइल, राहुल प्रपोज टू अमेंड द एलएलपी एग्रीमेंट टू रिफ्लेक्ट अंशुल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो and allocate special specific decision making powers to him. As they worked through these matters, they consulted a legal advisor on to understand how LLP Act impacted their responsibilities, liabilities and compliance obligation. अब हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें कुछ MCQs को solve करना है यहाँ पे, ठीक है? देखिए, when Anshul joined Educom Innovators LLP, he discovered that key compliances filing, including annual return and statement of accounts and solvency, were pending. What Anshul liability as newly admitted partner concerning the past compliances? क्या अंशुल की कोई लाइबिलिटी आएंगी क्या? नहीं आएंगी। जहां पे देखो नो लाइबिलिटी मुझे एक ही जगह दिख रहा है शायद तक, यस, तो 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा। Anshul has no liability for past compliances since he was not a partner when they occurred. ये तो अपन फाउंडेशन लेवल पे पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़ते थे बेटा, समझ रहे हैं क्या? जो अपन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते थे ना, उसमें भी ये सब चीजें आती थी। एलएलपी वैसे भी है क्या? पार्टनरशिप का और कंपनीज एक्ट का मिक्सचर है। अब देखो अगला, in light of Anshul's concern about the pending compliances, which of the best describes is the responsibility of partner in LLP regarding compliance of LLP Act 2008? ठीक है, देखो, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विद फाइलिंग ऑब्लिगेशन अंडर एलएलपी एक्ट। यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ डीपी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सादे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्या? नहीं जरूरत है, क्योंकि प्रोविजन है कि सिर्फ और सिर्फ डीपी रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए। ओके, अगला, सपोज इन द गिवन सिनेरियो Educom Innovators LLP fails to file the statement of account and solvency or annual return for 5 years. तो which of the following could occur? Educom allows में भी wound up by tribunal, ये बिल्कुल सही लग रहा है, आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं। सीधा जहां आपको एग्जैक्ट प्रोविजन याद है बेटा, तो सीधा वो आंसर सिलेक्ट करने का, और आगे कोई ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव जैसे कोई सवाल नहीं है जहां पे अपने को पूरा पढ़ने की गरज लग रही है ना, तो पता है कि आंसर यही निकलने वाला है। ठीक है, आ जाइए, अब आते हैं ओ केस और सिनेरियो, एक और है, केस सिनेरियो 3 के ऊपर आ जाएंगे। अब आ जाओ। In 2024, New Limited, a company specialized in international trade, need to send an important notice to one of its client. मैं आपको एक बात बताऊं क्या, अभी मैंने 2 तरीकों से आपको एमसीक्यू सॉल्व करके बता दिया है ना, मतलब 2 जो क्वेश्चंस किए अपन ने, 2 सिनेरियोस देखे। अभी इस सिनेरियो के अंदर हम लोग है ना थोड़ा सा अप्रोच चेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, फिर केस सिनेरियो को रीड करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो इससे अपने को चीजें देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। मैं आपको 100% बता दूं कि इससे बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव होने वाला है। देखिए कैसे। According to Section 27 General Clauses Act, what are the 3 conditions must be fulfilled by service by post to be deemed effective? तो 3 कंडीशंस कौन सी फुलफिल करना पड़ता है अपने को, याद होनी चाहिए। तो प्रॉपरली एड्रेस हो, प्रीपेड हो और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा हो, बस किस्सा खत्म। यहाँ पे मुझे कौन से इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट दिख रहा है? ये बी वाले पॉइंट में आंसर बीच रहने वाला है, क्योंकि ये ऊपर के केस के ऊपर सवाल ही नहीं है बेटा। समझ रहे हैं क्या बात को? ऊपर के केस के ऊपर सवाल ही नहीं है ये। तो आ जाओ अगला। इन केस ऑफ यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा, ये भीमसेन मखीजा वाला केस लॉ है बेटा, है ना, जिसके अंदर क्या हो गया था, ऑर्डिनरी पोस्ट से बेटा भेज दिया गया था लेटर, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना था, इसलिए वो इनसफिशिएंट माना गया था।
बराबर है। तो इन्होंने केस लॉ के ऊपर ये सवाल पूछ लिया है। अब बिकॉज नोटिस वाज सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, बिकॉज नोटिस वाज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बट नॉट विद एन एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो 10th का आंसर बी होने वाला है, पक्का बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट ड्यू नहीं था, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था बट आरपीएडी आना चाहिए था, तो वही प्रॉपरली आंसर होता। अब जगदीश सिंह वर्सेस नत्थू सिंह में क्या हुआ था, नोटिस तो भेजा, सामने वाले को समझ गया कि मुझे नोटिस आया तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, पर लॉ के नजरों में क्या होता है, आपको नोटिस का कम्युनिकेशन हो गया, बस आपको रिसीव हो गया, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, तो नोटिस सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विदाउट एंडोर्समेंट इज इनवैलिड। ओके, नोटिस सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट रिटर्न विथ रिफ्यूजल एंडोर्समेंट इज डीम्ड सर्व्ड माना जाता है क्या, हाँ सर डीम्ड सर्व माना जाता है। मतलब सर इसके अंदर तो केस पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि केस के ऊपर सवाल ही नहीं पूछे, सवाल ये एक्चुअली इनको घोषित कर देना चाहिए इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, बट जबरदस्ती केस डाल के रखे, जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर। तो देखो अपना लिटरली टाइम पूरा ही सेव हो गया, जो अपने को 4-5 मिनट लग सकते थे बेटा इसको पढ़ने के लिए, वो पूरा के पूरा टाइम क्या हो गया, पूरा के पूरा टाइम सेव हो गया। पर ऐसा हर बार नहीं होता है, ऐसा कभी कभार होता है। अब अपन लोग लकी थे क्यूसी क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप लोग ये पहले एमसीक्यू पढ़ते हो और उसके बाद आप सिनेरियो पढ़ोगे ना, तो सिनेरियो पे आपका ध्यान बराबर वहां पे जाएगा जिसके ऊपर सवाल पूछा गया है, तो अपन बराबर उस प्रोविजन या उस कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे देते हैं फिर, ठीक है। यस, चलिए अब आ जाएंगे इंडिपेंडेंट केस सिनेरियोस के ऊपर। ABC Private Limited has a project of engineering procurement construction company. It has bagged a contract from government of state of Kerala for construction of the water dam. The company is involved in a project of consultancy firm in Australia for preparing techno-economic feasibility report to enable start construction. मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसल्टेंसी है, तो आप 1 करोड़ तक का कमीशन, $1 करोड़ तक का कमीशन दे सकते हो। कंपनी ने यहाँ पे 70 लाख का दिया, चलता है क्या, चलता है, विदाउट अप्रूवल चलता है। कंपनी ने ऑल्सो अवेल्ड किया बेटा सर्विसेज सिचुएटेड इन डेनमार्क फॉर माइग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब अदर देन कंस्ट्रक्शन या अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज है, वहां पे $10 लाख है, कंपनी ने 20 लाख दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या, यस सर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अब देख लो वो कहाँ पे दिख रहा है, कंपनी मेक पेमेंट है विदाउट अप्रूवल, ये तो गलत है। कंपनी यहाँ पे मेक पेमेंट 70 लाख का, 2 लाख का, आरबीआई का अप्रूवल, मेरे हिसाब से आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। अगला 13, मिस्टर Naren Srinivas has enrolled himself for a management course of the 3 years with IOL Mumbai. Out of 3 years, 2 years educational course will be provided in the campus of IOL and 1 year education would be provided in the University of Auckland where student exchange program, मतलब वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे, यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे, मतलब बेसिकली ये बाहर एजुकेशन के पर्पस के लिए जा रहे हैं। Mr. Naren Srinivas required to pay tuition fee of 10 lakhs directly to IOL Mumbai for 2 years and USD 2 lakh to the University of Auckland. अब देखो, Mr. Naren left India on 20th of August 2022 to complete his degree from the University of Auckland. In the last month of the final year course, he got an offer from one of the reputed company of Auckland and accepted the offer and decided to work there. On 1st September 23, Mr. Naren has visited India for 30 days to meet his family and on 1st September 23 he had left India to carry on employment. उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो 3 स्पेसिफाइड पर्पस के लिए थोड़ी आया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, कंसिडरिंग द प्रोविजंस, आप मुझको बताना होगा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहने वाला है नरेन का 23-24 के अंदर, 22-23 के अंदर, या कुछ कुछ ऐसा बोला गया है यहाँ पे। मिस्टर नरेन टू बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25 हो ही नहीं सकता। मिस्टर नरेन टू बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट हो ही नहीं सकता। मिस्टर नरेन टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट फॉर 23-24 एंड 24-25, क्योंकि हायर स्टडीज के लिए गया है। यस, याद है आपको आरबीआई का एक नोटिफिकेशन भी आया है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर फर्दर स्टडीज के लिए जाता है तो आप उसको क्या मान लेंगे, आप उसको क्या मान लेंगे, बोलो, आप उसको नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लेना। क्या कर लेना, बोलो, नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लेना। ओके, अगला, ग्रीन ट्री लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू एन डिबेंचर फॉर पब्लिक. As per the legal requirement, it must appoint debenture trustee before making an offer. Considering several individual, Mrs. Sharma who owns a small number of share नहीं बन सकते. मिस्टर कपूर ने लेंड किए 5,000 और वो अभी लेंडर है तो नहीं कर सकते.
मिस्टर वर्मा हु हैज प्रोवाइडेड पर्सनल गारंटी, ये भी नहीं बन सकते। मतलब तीनों के तीनों डिस्क्वालीफाई है क्या? यस। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ओके अगला, बेस्ट लिमिटेड इनिशियली क्रिएटेड अ चार्ज इन फेवर ऑफ एलकेजी बैंक। ओके मतलब बेस्ट लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने एलकेजी के फेवर में चार्ज क्रिएट किया फॉर फाइनेंशियल फैसिलिटी। ओके, दिस चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड, इस चार्ज को रजिस्टर भी करा दिया आरओसी के पास, बहुत बढ़िया। A few months later, LKG बैंक enhanced the facility for additional 40 करोड़, यानी कि मॉडिफिकेशन हुआ और ये 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन कंपनी ने रियलाइज किया कि अब इन्होंने किया तो नहीं है, तो इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा अनरजिस्टर्ड मॉडिफिकेशन का? तो कुछ नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ कर देती है तो बढ़िया हो जाता है क्या? यस सर, एकदम बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। यस, देखो सीजी का कहा दिख रहा है आपको, ये रहा। तो फाइल एप्लीकेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज, ठीक है। आ जाओ, चलो अब पार्ट 2 क्वेश्चंस जितने भी है बेटा, इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रोविजंस वगैरह क्या क्या आने चाहिए वो मैं पहले से यहाँ पे लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। अपने को फटाफट फटाफट गो थ्रू करना है, इसलिए मैंने कहा था एक बार आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, अब फटाफट देखेंगे कौन से प्रोविजन कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। चलिए देखो, अल्फा लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 200 करोड़, 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल है। विद इन द स्मॉल टाइम ऑफ 4 months it earned a huge profit and has topped the charts of the high employee friendly environment. The company wants to issue a sweat equity shares to its employee. A friend of CEO of the company has told him that they cannot issue the sweat equity shares as 5 years have not elapsed since the company has commenced its business. The CEO of the company approached you to advise them about the essential condition जो आपको फुलफिल करना पड़ता है बिफोर इशूइंग ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर्स, है ना, एज कंपनी जस्ट फ्यू मंथ्स ओल्ड। अब देखो क्या, सबसे पहले प्रोविजन में आप डालोगे स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है तो वो वही क्लास के हो सकते हैं जो ऑलरेडी इशूड है। इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा अथोराइजेशन लगता है। उस स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आपको डिटेल्स देना पड़ता है कि क्या अमाउंट होंगे, क्या करंट प्राइस होगा, कितने समय में होगा, सब ये सब चीजें आपको बताना पड़ता है। फिर इसके अलावा अगर शेयर लिस्टेड है तो सेबी के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको भी कंप्लाई करना होगा क्या? यस सर, कंप्लाई करना होगा। अब अगर कंपनी ने इतना कर दिया तो कंपनी क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसके लिए कंपनी का 5 साल पुराना होना या कुछ ऐसा होना ये सब जरूरी है क्या बेटा? कोई जरूरी नहीं है सर, बस इतनों सा प्रोविजन लिखने पर मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। सवाल ही मतलब इसको आप तो आप सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद बहुत ही इजी सवाल दिया गया था, देखो, मिस्टर प्रेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड इन एजीएम इन सितंबर 23 और उन्होंने उस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। अब सब्सिक्वेंटली इन जनवरी 24 मतलब अगले साल जनवरी में क्या होता है, ही इज जॉइंड एज अ पार्टनर इन कंसल्टेंसी फर्म। वो ऐसे कंसल्टेंसी फर्म में पार्टनर ज्वाइन होते हैं जहां पे मिस्टर अजय भी पार्टनर है। और अजय कौन है बेटा? फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है ए लिमिटेड के। अब अपन ने ये प्रोविजन पढ़ा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनर होता है बेटा, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो पर्सन जो है वो क्या डिस्क्वालिफाइड हो जाता है क्या? यस सर। तो मिस्टर प्रेम क्या डिस्क्वालिफाई होंगे? बिल्कुल होंगे। अब मिस्टर टॉम है, ये एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं बी लिमिटेड में 1 लाख रुपए फेस वैल्यू की। तो टॉम अपॉइंट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, रिलेटिव को 1 लाख का एग्जेम्पशन है। टॉम तो खुद यहाँ पे प्रैक्टिसिंग सीए है तो वो 1 रुपए की भी अगर सिक्योरिटी रखता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा। तो आपको डालना पड़ेगा वेयर अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर होल्ड्स इंटरेस्ट, शेयर या बेनिफिट इन द कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट या सब्सिडरी ऑफ सच एसोसिएट, ऐसा आपको डालना पड़ेगा, है ना। और फिर आप बताओगे कि रिलेटिव के केस में अलाउड होता है, बाकी अगर पर्सन खुद इन्वॉल्व है तो डिस्क्वालीफाइड रहेगा क्या? यस सर, डिस्क्वालीफाइड। 5 नंबर का सवाल है बेटा, है ना। 5 नंबर फुकट के 5 नंबर है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको 2.5 नंबर के यहाँ पे देके रखे फुकट के, मतलब लिटरली फ्री मार्क्स, कैश मार्क्स है बेटा। अभी तक दोनों सवाल देखेंगे ना, दोनों सवाल कैश मार्क्स है। ये तो अपने क्वेश्चन बैंक के सवाल है, दोनों के दोनों अभी तक अपने क्वेश्चन बैंक के सवाल है। भर भर के आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर। अगला देखो क्या, रेफरिंग, ये भी क्यूबी का सवाल है, देखिए क्या, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आप बताइए कि आपको अप्रूवल लगता है क्या?
तो देखो $5,000 का अप्रूवल टुवर्ड द ट्रांसपोंडर्स लगता है सर। ट्रांसपोंडर्स के केस में सीजी का अप्रूवल लगता है, सीजी में भी किसका, मोइब का अप्रूवल लगता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो बी को चाहिए बेटा 2,000 फॉर कॉल बैक सर्विसेज, ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, तो आप क्या पैसा मांग सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं मांग सकते हो। 4 नंबर अगेन फुकट के। MTP1 बहुत सिंपल दिया मुझे ऐसा लगा, MCQ तो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे, बट बाकी अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे पेपर की बात करूं ना, बहुत सिंपल पेपर था, बहुत ज्यादा सिंपल पेपर था। अगला, मिस्टर रोहित इज एन एम्प्लॉय ऑफ PQR ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। एज पर हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिज एनुअल सैलरी इज 5 लाख। मिस्टर रोहित पेड दी कंपनी 5,03,000 इन नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। गया काम से, मतलब ये डिपॉजिट ट्रीट होने वाला है क्या? यस सर। आपको सवाल ही समझ गया होगा क्या है, क्वेश्चन बैंक के सवाल है। देखो क्या अमाउंट, जो अगर अगर अमाउंट रिसीव होता है एम्प्लॉय से तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उसके एनुअल सैलरी से जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दे के रखा है, तब जाके अपन उसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। बट क्योंकि अब ये एक्सीड कर गया है तो डिपॉजिट ट्रीट करेंगे क्या मुन्ना? हाँ सर करेंगे। और इसमें सेक्शन 25 भी आता है, आपको तो पता है बेटा, है ना? यस। तो ये कौन सा हुआ बेटा? ये हुआ 5 नंबर के लिए सवाल, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी पूछ के रखा है, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, है ना? चलिए अब देखो, MNO Limited are finalizing its financial statements and are found that value of one of its properties has increased. Company came across certain transaction and got confused as to what should be included in the free reserve. फ्री रिजर्व में क्या आता है? तो आपको कंपनी ने अप्रोच किया है कि आप बताइए फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है। तो देखो फ्री रिजर्व मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल एज ए डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है एज ए डिविडेंड। पर इसके अंदर 2 चीजें नहीं आती, नोशनल गेन और अनरियलाइज गेन, और दूसरा चेंजिंग इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, मतलब असेट के अमाउंट कैरिंग अमाउंट में, यानी कि अगर मैं बोल सकता हूं एक प्रकार से बुक अमाउंट में अगर कोई चेंज कर रहे हो तो उससे आने वाला सरप्लस या लॉस, या सरप्लस को या PNL में जो उससे द्वारा सरप्लस होगा उसे अपन लोग फ्री रिजर्व मानते हैं क्या? नहीं सर, उसे अपन लोग फ्री रिजर्व नहीं मानते। क्या कहा मैंने? बोलो, उसे हम लोग फ्री रिजर्व मानते हैं क्या? नहीं सर, उसे अपन लोग फ्री रिजर्व नहीं मानते। चले आगे बढ़े क्या? बोलो। यस सर। फिर यहाँ पे बात किया गया था, आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से बताना है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ओथ क्या है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 3 आप रेफरेंस डाल दीजिए, सब सेक्शन का रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं 36 सब सेक्शन है उसका। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन वाले चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है क्या? यस सर, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे डेट हो गया, शेयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स मॉड्यूल में दे रखे जिसको आप डाल सकते हो। अगेन नेक्स्ट आता है ओथ। ओथ तो अगेन बहुत सिंपल, सेक्शन 3 का ही रेफरेंस देना, मुझे लगता है ऊपर नीचे डेफिनेशन पूछ डाले 36 37 ओथ के बारे में। ओथ का मतलब होता है अफर्मेशन या डिक्लेरेशन जो किसी पर्सन के द्वारा दिया जाता है जहां पे लॉ उसको अलाउ करता है इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग, ठीक है ना? तो कसम खाने के बदले में वो ओथ मतलब अफर्म कर रहा है, पॉजिटिवली लिख के दे रहा है किसी चीज को, तो सर उसे ओथ कहा जाता है, ठीक है? अगला, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज हु कैन गेट द लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8। इतना सिंपल, मतलब डेफिनेशन के ऊपर सवाल। मैंने तो आज तक मेरे को समझ नहीं आ रहा है ICAI को हो क्या गया था, 5-5 नंबर के लिए क्या सवाल दे के रखिए। ICAI मुझे क्या लगता है MTP है ना, लाड़ी लप्पा जानबूझ के देती, फिर फाइनल पेपर आया तो ऐसी तैसी पूरी करती है फिर, ठीक है? देखो तो सर बहुत इजी है कि सेक्शन 8 कंपनी का जो लाइसेंस है इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है वो कंपनीज को जिनका ऑब्जेक्ट होता है बेटा कौन सा? CO। CO मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट मतलब याद करने का स्कूल को, मतलब स्कूल में क्या था? आर्ट्स कॉमर्स साइंस, बराबर है। फिर एजुकेशन कहने के लिए, फिर स्पोर्ट्स होता था, फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होता था, ये सब चीजें चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। फिर दूसरा, ये अपने पूरे प्रॉफिट्स को चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर लगाते। और डिविडेंड क्या प्रोहिबिटेड होता है क्या? यस सर, डिविडेंड प्रोहिबिटेड होता है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। तो ये सारी कंपनीज क्या हो जाती है बेटा? एलिजिबल कंपनी बन जाती है सेक्शन 8 में बनने के लिए, ठीक है? ये वाला सवाल थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू अदर। अब लग रहा है कि 5 मार्क के लिए डिजर्विंग सवाल है, पर नया सवाल नहीं है तो अपने क्वेश्चन बैंक का ही सवाल। मैं आपको बता रहा हूं पूरा, आप लिटरली ये पूरा जो पेपर है बेटा आप चेक कर लेना, अपने को सारे के सारे सवाल आपको आपके क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए सर आ जाओ, देखो क्या वर्मा लिमिटेड हैज अ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 20,000 एट 10 रुपये।
अब कंपनी हैज रिसीव रिक्विजिशन फ्रॉम मिस्टर जय एंड नारायण ईच होल्डिंग 3000 इक्विटी शेयर टू कॉल ईजीएम to remove managing director of the company which has been found to be involved in some malpractices. The company failed to call the said meeting. The requisite desires to call the meeting by themselves to pass a resolution to remove managing director. अब आपको वैलिडिटी बताना है, ये जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है सेड मीटिंग के अंदर क्या वैलिड होगा या नहीं होगा। तो देखो क्या बड़ा ही सिंपल है, सेक्शन नंबर 100 के अंदर ये बात आती है जो क्या कहता है, सर अगर 1/10 ऑफ द मेंबर्स है ना, वो क्या कर सकते हैं, बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अबाउट दी रिक्विजिशन, ठीक है ना। मैटर्स लिख के यहाँ पे बोर्ड को मैटर्स लिख के भेज देंगे वो, और मैटर्स को 21 मतलब बोर्ड को 21 डेज के अंदर मीटिंग को कॉल करना होगा और 45 डेज के अंदर मीटिंग हेल्ड हो जानी चाहिए। सर अगर बोर्ड 21 डेज में कॉल नहीं कर पाती है तो फ्रॉम द डेट ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन रिक्विजिनिस्ट क्या कर लेंगे, मीटिंग को कंडक्ट कर लेंगे। समझ रहे हैं क्या सर, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे मीटिंग के इसको रियम्बर्स करेंगे कौन, कंपनी। और मुझे बताइए जो भी यहाँ पे लगा, तो इस केस के अंदर यहाँ पे जो बना है, क्या यहाँ पे रिक्विजिनिस्ट ने जो मीटिंग बुलाया और मैनेजिंग डायरेक्टर को हटाया, क्या ये बाइंडिंग रहेगा क्या कंपनी के ऊपर? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल ये बाइंडिंग रहने वाला है, क्योंकि ये एज पर क्या किया गया है, ये एज पर लॉ किया गया है। क्या? हाँ सर ये एज पर लॉ किया गया है, ठीक है सर। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन का बहुत ही सिंपल सा अर्थ है बेटा, और वो क्या कि ये दिया जाता है एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए और लॉ को हार्मोनाइज करने के लिए। इसका अर्थ, इसका यूज किया जाता है किसी प्रोविजन को या किसी भी चीज को बेटा, कोई मतलब जो सेक्शन है उसमें किसी चीज को ऐड या एक्सक्लूड करने के लिए अपन एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करते हैं। क्या? यस सर करते हैं, ठीक है। अगला बड़ा सिंपल, अब ये जानबूझ के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इनके पास दूसरे सवाल पूछने के लिए स्कोप नहीं है, जानबूझ के पेनल्टी के ऊपर सवाल पूछेंगे, क्योंकि पता है ना दुखती नस है बच्चे की, है ना। तो जानबूझ के क्या करते हैं बेटा, ऐसे हरकतें करते हैं। देखिए यहाँ पे, अनोज लिमिटेड डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स एट द एजीएम ऑन 1st of August 24। एज पर डिसीजन डिविडेंड फॉर पेमेंट वाज टू बी मेड विद इन 30 days। However, due to internal financial constraints, कंपनी ने डिविडेंड को पे नहीं किया और वो डिस्पैच नहीं कर पाए वारंट्स विद इन द टाइम फ्रेम, यानी कि 30 days। अब डिफॉल्ट तो हुआ कंपनी के द्वारा, और ये चला कब तक? 15th of October 24 तक, ओके। लीडिंग टू शेयर होल्डर कंप्लेंट, जिसके कारण शेयर होल्डर की कंप्लेंट आई। अब आपको बताना है कौन सी पनिशमेंट यहाँ पे फेल की जाती है, डायरेक्टर्स के द्वारा और कंपनी के द्वारा। तो देखो, डायरेक्टर अगर फेल होते हैं तो उनको जेल हो सकती है अप टू 2 years तक, और 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फटका बैठता है। क्या? यस, यानी 45 डेज का यहाँ पे फटका बैठने वाला है। प्लस कंपनी को डिविडेंड के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज देना पड़ेगा 18% के हिसाब से। कितना परसेंट के हिसाब से बोलो? 18% के हिसाब से कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा, ये पेनल्टी है। बस इतना लिखने पर कितने नंबर है आपको? 5 नंबर है आपको। कितने नंबर है? 5 नंबर है आपको। गॉट इट? यस। अगला लिखो सर, डिफाइन द टर्म। अच्छा, अगर किसी को राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत दिक्कत हो रही है सर कि कैसे लिखना आंसर, हमें तो लॉ के आते ही नहीं, तो बेटा आप लोगों के लिए ये प्लेलिस्ट, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने जो आपको एक रिवीजन की प्लेलिस्ट बताया था, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है। कृपया जाके अटेंड करें और सीखे कि कैसे पेपर लिखा जाता है, और देखे कि कैसे पेपर लिखा जाता है करके, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कि बच्चा सिर्फ क्लासेस के अंदर पढ़ लेता है ना, सिर्फ पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन बाद में, फिर रिवीजन भी कर लिया। अरे पर मेन तो है पेपर लिखना ना, तो पेपर कैसे लिखा जाता है ये तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए ना। दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग। हम तो क्लासेस के अंदर अपन ने प्रैक्टिस किए थे जब Q&A के सेशन कर रहे थे, बट उसके अलावा भी मैं कुछ एडिशनल सेशन ले लिया। इनकेस कोई बच्चा हो सकता है कि क्लासेस में नहीं हुई होंगी प्रैक्टिस, तो कम से कम समझ रहे आप बात को, यहाँ पे देख के सीख लीजिए, यहाँ पे देख के कीजिए प्रैक्टिस। ओके नेक्स्ट, अब देखिए क्या, डिफाइन करो टर्म फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब देखो क्या बोल के रखा है सर, फाइनेंशियल ईयर के बारे में यहाँ पे इन्होंने क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन करो। बहुत इजी है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक, इसे क्या बोला जाता है? इसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है एलएलपी में। और अगर एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होती है तो फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च है वहां पे उसका एंड होता है। क्या? यस सर, एंड होता है। अगला सर, प्रोविजो का मतलब क्या होता है? डज इट क्वालिफाई द मेन प्रोविजन? आपको रेफरेंस देना है इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स का।
प्रोविजो का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट समथिंग या क्वालिफाई करना चाहते हैं किसी चीज को, तो हम लोग प्रोविजो का प्रयोग करते हैं। ये मेन बॉडी का पार्ट होता है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट माना जाता है सेक्शन का। इसके अलावा ये क्वालिफाई करता है प्रीसीडिंग एनैक्टमेंट को, मतलब जो पहले एनैक्टमेंट लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है, वो बहुत जनरल है, उस जनरल लॉ को ये क्या करता है, अलग करता है, क्वालिफाई करता है, काटता है, उसे अपन लोग कहते हैं प्रोविजो। क्या कहते हैं बोलो? प्रोविजो का नाम उसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। सर न्यू क्वेश्चन इसके अंदर क्या था, ये आप बोल सकते हो न्यू क्वेश्चन था, बट ठीक है, एज सच न्यू भी नहीं था, ये आपको अपने इसके अंदर मिल जाएंगे क्यूबी के अंदर। अब देखो क्या, ये भी क्यूबी के अंदर मिल जाएंगे आपको। देखिए क्या, किशोरे, कंशिक, युवन एंड भोरा are partners in ABC Associates LLP. Yuvan resigned from the firm on 11th of November but was not informed to the registrar of companies by LLP or Yuvan whether Yuvan is still liable for the loss of firm as entered after 11th of November। मतलब जिस दिन से उसने रिजाइन किया, क्या उसके बाद अगर कोई लॉस होता है फर्म को, तो क्या युवन रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? तो देखो, एक जो पर्सन है बेटा, एक फॉर्मर पार्टनर स्टिल पार्टनर कंसिडर किया जाता है जब तक वो पर्सन जब तक जो थर्ड पर्सन फॉर्म के साथ एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको ये बात नहीं पता, या मैंने आरओसी को नोटिस नहीं दे दिया। अब यहाँ पे युवन ने आरओसी को नोटिस दिया क्या? नहीं, तो युवन रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? यस, युवन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। समझ गए? यस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर ऑफ एबीसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी इज रिजाइन ऑन 31 दिसंबर 23। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नाउ कंपनी शैल अपॉइंट ऑडिटर। तो देखो, एज इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना पड़ता है, प्लस जो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है इसका अप्रूवल आपको ईजीएम के अंदर लेना पड़ता है फ्रॉम 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन। इसके अलावा सर जो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसका वो कब तक होल्ड करके रखता है? कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक होल्ड करके रखता है। कब तक होल्ड करके रखता है बोलो? कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक होल्ड करके रखता है। समझ गए क्या बात को? यस, तो कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक उसे क्या करना होगा? होल्ड करके रखना होगा। ओके, अगला ये हुआ। What is understand by the term good faith? Explain as per the provision of General Clauses Act। तो आपको समझाना है यहाँ पे गुड फेथ का मतलब क्या होता है। तो देखो, गुड फेथ का सिंपल सा अर्थ क्या है बेटा? गुड फेथ का मतलब होता है सेक्शन नंबर 3 के अनुसार ऐसा कोई भी एक्ट जो ऑनेस्टली किया गया हो, फिर वो नेग्लिजेंटली हो या ना हो, फैक्ट उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने ऑनेस्टी से किया है तो उसे गुड फेथ बोला गया है लॉ के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, बाकी जो एक्ट है जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये क्या कहते हैं कि गुड फेथ के साथ साथ है ना, सामने वाला पर्सन का ऑर्डिनरी डिलीजेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? ऑर्डिनरी डिलीजेंस भी होना चाहिए, तब जाके वो गुड फेथ माना जाता है। क्या? यस सर, माना जाता है। ठीक है, अगला, examine the validity of the decision of BOD in the AGM the company having share capital 80 members present in the person or by proxy holding more than, अच्छा, कंपनी हैविंग क्या लिखा है यहाँ पे? शेयर कैपिटल, है ना, 80 मेंबर्स प्रेजेंट इन द पर्सन और बाय प्रॉक्सी होल्डिंग मोर देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, ये डिमांड करते हैं पोल को। तो चेयरमैन ने रिजेक्टेड कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट ओनली मेंबर्स प्रेजेंट कैन डिमांड दी पोल। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन डिमांड नहीं कर सकता? प्रॉक्सी डिमांड नहीं कर सकता। ये तो गलत है सर। देखो, चेयरमैन को पोल को कॉल करना पड़ेगा अगर वो खुद को ओन मोशन से करता है, या ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है और 1/10 ऑफ वोटिंग पावर वो लोग अप्लाई करते हैं, हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख और मोर, या शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। अब यहाँ पे क्लियर कट 1/10 ऑफ वोटिंग पावर लिख के रखा है बेटा, तो अज्यूम कर लेंगे कि वो 5 लाख की कंडीशन को मीट कर रहा है, तो अपन लोग बोलेंगे कि यस, एजीएम को क्या करना पड़ेगा? एजीएम को डिमांड फॉर पोल करना ही पड़ेगा। क्या? यस सर, करना ही करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। डन है क्या? बोलो बोलो बोलो, डन है क्या? जबरदस्त भाई साहब। अगला, ABC Limited served a notice of general meeting upon the members. The notice stated in the resolution to increase share capital of the company would be considered as the meeting. Raj, a shareholder of the company, complained that amount of the proposed increase was not specified in the notice. Is notice valid? क्या यहाँ पे नोटिस वैलिड है क्या? तो देखो सर, जब भी जनरल मीटिंग का अगर कोई नोटिस दिया जाता है अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग, उसे क्या बोला जाता है सर? उसे सर सारे जितने भी बिजनेसेस होते हैं अदर देन एजीएम, यानी कि ईजीएम पे होने वाले सारे बिजनेस स्पेशल बिजनेस होते हैं,
और सारे स्पेशल बिजनेस के लिए आपको क्या लगता है बेटा, यहाँ पे बताइए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है। क्या लगता है बोलो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दो चीजें होती है। सबसे पहला क्या होता है, नेचर इंटरेस्ट या कोई भी फाइनेंशियल चीज अगर यहाँ पे आ रही है, नेचर ऑफ कंसर्न यानी कि फाइनेंशियल या अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर या केएमपी या रिलेटिव्स ऑफ अबव 2%, अगर कुछ अफेक्ट हो रहा है तो बताना है, ये पहला। और दूसरा क्या, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे मेंबर्स को मीनिंग, स्कोप और इंप्लीकेशन ऑफ जो भी फैक्ट्स है, जो भी बिजनेस है, उसके बारे में अगर क्लैरिटी मिले तो वो भी आपको बताना पड़ता है। क्या, यस सर, वो भी आपको बताना पड़ता है। समझ गए क्या? यस। अब यहां पे तो इन्होंने नहीं बताया तो फंस गए। क्या, बिल्कुल फंस गए, फंस चुका है लक्ष्मण ये। और ऐसे केस में अपन लोग बोलेंगे कि बस सर यहां पे क्या होगा सर, ये वैलिड होगा क्या? नहीं सर, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपने मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। अगला, एक्सप्लेन द प्रोविजन, जहां पे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी आपको बताना है। सर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या एलएलपी जो होती है, एलिजिबल एलएलपी, वो ऑडिट कर सकती है। और ऑडिट चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से किया जाएगा। क्या, यस सर, वो मुटाडिस मुटेंडिस फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होता है। आखिरी का बड़ा इजी सर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग सच ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स, चार बातें, पेमेंट्स टू कनेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, अदर बिजनेस सर्विसेज या शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट सर्विसेज आती है। दूसरा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स या नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब ऊपर शॉर्ट टर्म हुआ, नीचे लॉन्ग टर्म हो गया। तीसरा, लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिविंग एक्सपेंसेस या कोई फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन या मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स के एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। चौथे, ये जो चार पॉइंट मैंने बताया ये एग्जाम्पल है, जबकि ऊपर डेफिनेशन क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को बोल दिया गया है। समझ गए क्या? यस। तो यहां पे होता है क्या, यहां पे होता है आपका MTP 1 समाप्त। MTP 1 होता है पूरा पूरा इजीली यहां पे हो जाता है फिनिश। कितना समय लगा हमें अप्रोक्स इसे करने के लिए? 40 मिनट के आसपास लगा, जो कि बहुत इफेक्टिव है। फटाक से आपका, अगर किसी ने अभी तक MTP कोई देखा भी नहीं है तो क्विकली इसको देख के जा सकता है और बढ़िया तरीके से MTP भी उसका सॉल्व हो जाता है। क्या, यस सर, हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से शेयर कीजिएगा बेटा। और अगर आपको हमारे रिविजन सेशंस, क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन देखना है तो bit.ly/IG Sir Live इस लिंक को जरूर से विजिट कीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारी चीजें शेयर करते रहता हूं, तो जरूर से CA इंद्रेश गांधी इस टेलीग्राम चैनल का पार्ट बनिएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको जितने भी फ्री PDFs, क्वेश्चन एंड आंसर्स और ये सब चीजें देता हूं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। राइट, होप सो वीडियो आपको बड़ा मजेदार लगा हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। कैसा लगा मुझे एक कमेंट करके जरूर से बताना बेटा। और देखिए एग्जाम बहुत नजदीक है, प्लीज अपना 100% फोकस जो है ना, ये आपने अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के ऊपर लगाई है। मैं जानता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा ऐसा हो गया तो क्या, मेरे इसमें पेपर डिफिकल्ट आ गया तो क्या। देखिए ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में वो है आपकी मेहनत। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए और मैं पक्का बता रहा हूं कि आप अपकमिंग एग्जाम में जरूर से क्लियर होंगे। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन everyone. Bye bye everyone. Take care everyone.